हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं सुरेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म इंग्लैंड में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवोन नामक जगह पर अप्रैल 23, 1564 को हुआ। उनके पिताजी का नाम जॉन शेक्सपियर और माताजी का नाम मैरी अर्डेन था। उनकी शादी नवंबर 1582 को एने हैथवे के साथ हुई, जिससे उनको 3 बच्चे हुए। सुसान, हेमनेट और जूडिथ उनके बच्चों का नाम था। यहाँ पे आप पिक्चर में देखें, पिक्चर में विलियम शेक्सपियर का बर्थ प्लेस और विलियम शेक्सपियर की फ़ोटो दी गई है। तो एक विलियम शेक्सपियर का एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमने देखा उनकी फैमिली के बारे में। आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर एज ए प्ले राइट, पोइट एंड एक्टर। विलियम शेक्सपियर को लिटरेचर की दुनिया में हम 3 प्रकार से देखते हैं। एक उनको प्ले राइट के तौर पे, एक पोइट के तौर पे और एक एक्टर के तौर पे। तो एक एक करके इस बारे में डिस्कस करते हैं। समटाइम्स इन 1580s विलियम शेक्सपियर लेफ्ट हिज फैमिली टू परस्यू अ कैरियर एज ए प्ले राइट, पोइट एंड एक्टर इन लंदन। 1580s में विलियम शेक्सपियर ने अपनी फैमिली को छोड़ करके वो लंदन सेटल्ड हो गए और वहाँ पे उन्होंने अपना कैरियर एक प्ले राइट के तौर पे, एक पोएट के तौर पे और एक्टर के तौर पे आगे बढ़ाने के लिए शायद एक कदम उठाया होगा। ही सक्सेस वॉज इमेंस। शेक्सपियर इज नॉन टू हैव रिटन 154 सोनेट्स एंड 37 प्लेज। अगर हम विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी प्रोडक्शन की बात करें तो उन्होंने 154 सोनेट लिखी। सोनेट एक कविता का प्रकार, जैसा कि आप जानते हैं, और 37 प्लेज उन्होंने अपने कैरियर में लिखे हैं। In fact, so prolific was Shakespeare as a writer of sonnets that a sonnet form has been named for him. एक सोनेटियर के तौर पे विलियम शेक्सपियर एक प्रसिद्ध पोएट थे, इसीलिए उनके नाम से ही सोनेट के एक प्रकार को नाम दे दिया गया, शेक्सपियरियन सोनेट, जो कि इंग्लिश सोनेट का दूसरा नाम है। शेक्सपियरियन सोनेट 14 लाइन में लिखी जाती है और इसकी राइम स्कीम होती है ए बी सी डी ई एफ जी जी। इस राइम स्कीम में द्वारा लिखी गई जो सोनेट है, जो पोएम है, उसको हम इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट बोलते हैं। तो किसी नाटककार के नाम पे, किसी साहित्यकार के नाम से अगर एक जॉनर को नाम दे दिया जाए, एक पोएम को ही नाम दे दिया जाए, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने प्रसिद्ध और कितने जाने माने कवि रहे हैं अपने ज़माने के। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और मेंशन कर दूँ कि एज एन एक्टर विलियम शेक्सपियर ने काम किया है। बहुत सारे प्लेज में उन्होंने एक्टर के तौर पे भी काम किया है। उनका खुद का एक थिएटर था, द ग्लोब थिएटर, लंदन में। तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि इस फील्ड में वो कितनी रुचि के साथ काम कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक फेमस नाटक है। आगे बढ़ने से पहले हम इससे की फैक्ट्स की जानकारी इस नाटक के बारे में ले लेते हैं कि इसकी फैक्ट्स क्या क्या हैं। इसका पूरा टाइटल है द कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस, और अदरवाइज कॉल्ड द जू ऑफ वेनिस। तो ये इसका फुल टाइटल है इस नाटक का, लेकिन लोगों के बीच में ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाम से ही जाना जाता है। इसके राइटर विलियम शेक्सपियर। ये एक नाटक है, प्ले है, और इसके जॉनर की बात करें, इसकी विधा की बात करें तो एक कॉमेडी है, लेकिन प्योर कॉमेडी भी नहीं है। इसमें ट्रेजिक एलिमेंट्स भी हैं, इसीलिए इसको ट्रेजी कॉमेडी के नाम से जानते हैं कि ये ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों का मिक्सचर है, इसलिए ट्रेजी कॉमेडी है। इसकी टोन में हम देखेंगे तो हमें कॉमिक टोन मिलेगी, रोमांटिक टोन मिलेगी और ट्रेजिक टोन मिलेगी। ये 3 टोन हमें इस नाटक में देखने को मिलेगी। टाइम एंड प्लेस रिटन 1598 में ये नाटक लिखा गया, लंदन में, इंग्लैंड में। इसके फर्स्ट पब्लिकेशन की डेट ये क्वार्टो में, फर्स्ट पब्लिश इन द क्वार्टो ऑफ 1600, 1600 सदी में, 1600 में ईस्वी में
फर्स्ट क्वार्टर में इसको सबसे पहली बार पब्लिश किया गया। और इसकी सेटिंग की बात करें तो 16th सेंचुरी में इस नाटक को सेट किया गया है। 16वीं सदी की कहानी दिखाई गई है इस नाटक के जरिए, और ये इटली में सेट किया गया है। इसकी अगर सेटिंग प्लेस की बात करें तो वेनिस एंड बेलमोंट इटली में ये जगह है, इटली में इसको सेट किया गया है। और इसकी थीम की बात करें कि किस थीम पे इस नाटक को लिखा गया, तो थीम है इसमें सेल्फ इंटरेस्ट वर्सेस लव, मीन्स स्वार्थ के, सेल्फ इंटरेस्ट मीन्स खुद की रुचि, स्वार्थ वर्सेस लव एंड द डिवाइन क्वालिटी ऑफ मर्सी, जो लोगों के प्रति दया और कृपा की भावना होती है उस क्वालिटी की बात इसमें की गई है। और हेटर्ड, घृणा की भी इसमें बात की गई है। अलग अलग पात्रों के जरिए ये सारी थीम्स को हम, ये टोन और थीम्स को हम देखेंगे। तो हमने देखा कि इसका फुल टाइटल द कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस और अदरवाइज कोल्ड द ज्यू ऑफ माल्टा है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। इसके जॉनर की बात करें तो एक ट्रेजी कॉमेडी है, और टोन कॉमिक, रोमांटिक और ट्रेजिक टोन इसमें हमें देखने को मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस नाटक के बारे में जानते हैं और चीज़ें। हिस्ट्री, नाटक की हिस्ट्री, इसके इतिहास के बारे में जान ले एक बार। रिटन बाय विलियम शेक्सपियर अराउंड 1597। अगर हम इसके लिखने की, कब लिखा गया इसकी बात करें तो विद्वज्जन ऐसा बोलते हैं कि 1596 से लेकर 1598 के बीच में इसको लिखा गया। तो इसलिए 1597 कुछ कहीं पे लिखा रहता है, कहीं पे 1596 लिखा रहता है, कहीं 1598 लिखा रहता है। लेकिन विद्वज्जनों का कहना है कि 1596 1596 से लेकर के 1598 के बीच में इस नाटक को लिखा गया। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज ए कॉमेडी, ये एक कॉमेडी नाटक है अबाउट ए बिटर एंड डिटेस्टेड जेविश मनी लेंडर साइलॉक who seeks revenge against a Christian merchant who has defaulted on a loan। यहाँ पे साइलोक नामक एक ज्यूस की कहानी है जो लोगों को पैसे उधार देता है हाई इंटरेस्ट रेट पे, और यहाँ पे वो एक क्रिश्चियन को पैसे उधार देता है। वो पैसे उधार दिए गए पैसे को समय पे नहीं लौटा पाता है, डिफ़ॉल्टर हो जाता है, तो उससे वो अपना बदला लेना चाहता है, साइलोक बदला लेना चाहता है। उसी की ये कहानी है। Merchant's controversial and painful subject matter has earned it a reputation as a problem play। तो यहाँ पे मर्चेंट्स के कंट्रोवर्शियल और पेनफुल सब्जेक्ट को जब विलियम शेक्सपियर ने डील किया तो इसकी वजह से इस नाटक को एक प्रॉब्लम प्ले के तौर पे भी देखा जाता है। दैट कंटिन्यूज टू आस्क अ सीरीज ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस 400 ईयर्स आफ्टर इट वाज फर्स्ट स्टेज्ड। 400 साल पहले इसको पहली बार पर्दे पर दर्शाया गया था, फिल्माया गया था, तब से लेके अब तक इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो दर्शक हमेशा पूछते आए हैं। बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर देना कभी कभी मुश्किल प्रतीत होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यूज इन शेक्सपियर्स टाइम, ज्यूज की शेक्सपियर के टाइम में क्या कंडीशन थी। For Shakespeare, writing to an English audience about a Jewish moneylender might have seemed unusual। इस नाटक में विलियम शेक्सपियर ने ज्यूज़ के बारे में जो लिखा कि ज्यू एक मनी लेंडर है, वो थोड़ा सा लोगों को अजीब लगा। अजीब क्यों लगा कि ऑफिशियली अगर हम देखें तो जिस समय में ये नाटक लिखा गया उस समय में इंग्लैंड में ज्यूज़ न के बराबर थे, ज्यूज़ की संख्या न के बराबर थी। ऑफिशियली वहाँ पे लगभग 100 ज्यूज ही मिले थे आइडेंटिफिकेशन करने पे। वैसे माना जाता है कि लगभग 200 ज्यूज वहाँ पे उन दिनों में रहते थे, 200 ज्यूज रहते थे, लेकिन ऑफिशियली हमको 100 ज्यूज ही मिले। और ज़्यादातर लोग जो है छुप करके अपनी ये धर्म की पालना करते थे, वो छुप करके अपने धर्म की प्रैक्टिस करते थे, जिसको हम बोलते हैं मैरून्स थे ज़्यादातर, जो छुप करके अपने धर्म की उपासना करते थे। तो ऑफिशियली 16th सेंचुरी में ज्यूज़ नहीं थे या न के बराबर थे, क्योंकि वो 1290 तक वहाँ से निकाल दिए जा चुके थे। तो इस स्थिति में जब विलियम शेक्सपियर ने ये नाटक लिखा तो थोड़ा सा अनयूजुअल, थोड़ा सा अनईजी लोगों को लगा कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन जो भी है। चलिए नाटक की बात करते हैं। इसके मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो मेन कैरेक्टर्स में एंटोनियो, मर्चेंट ऑफ वेनिस। यहाँ पे मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करें तो एंटोनियो,
बेसिनियो एंटोनियोस फ्रेंड इन लव विद पोर्सिया। बेसिनियो नाम का व्यक्ति एंटोनियो का दोस्त है जो कि पोर्सिया नाम की लड़की से प्यार करता है। ग्रेटियानो, सोलेनियो, सेलेरियो ये हैं एंटोनियो और बेसिनियो के दोस्त हैं। लोरेंजो एंटोनियो का दोस्त है, बेसिनियो का दोस्त है, वो जेसिका नाम की लड़की से प्यार करता है। पोर्टिया रिच हायर्स, ये पोर्टिया जो है एक अमीर राजकुमारी है, ये साइलोक की बेटी है। नेरिसा पोर्टियास वेटिंग मेड इन लव एंड ग्रेटियानो, पोर्टिया की वो कहेंगे तो दासी है एक तरह से। और साइलोक रिच जू मलिंडर फादर ऑफ जेसिका, सॉरी पोर्टिया साइलोक की बेटी नहीं है, जेसिका है साइलोक की बेटी। रिच जू मनीलैंडर जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, जिसको इस प्ले में एक विलेन के तौर पर प्रेजेंट किया गया है साइलोक को, तो साइलोक की बेटी है जेसिका। ट्यूबल जू साइलोक्स फ्रेंड, ट्यूबल एक जू है जो साइलोक का दोस्त है। जेसिका डॉटर ऑफ साइलोक लव इन विद लोरेंजो, जेसिका साइलोक की बेटी है और लोरेंजो नाम के व्यक्ति जो कि एंटोनियो और बेसिनियो का दोस्त है उससे प्यार करती है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कहानी कैसे आगे घूमती है। सेटिंग जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, द स्टोरी टेक्स प्लेस एंटायरली इन वेनिस इटली। पूरी कहानी वेनिस में होती है, घटित होती है, इटली में घटित होती है। ऑल्दो देयर इज नो एविडेंस दैट शेक्सपियर एवर ट्रेवल्ड अब्रॉड, ही ऑफन सेट हिज प्लेज इन फॉरेन लैंड्स एंड इटली वॉज हिज मोस्ट यूज्ड डेस्टिनेशन। ऐसा हमारे पास में कोई प्रूफ नहीं है कि विलियम शेक्सपियर इटली या दूसरे देशों में कहीं घूमने के लिए गए थे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उनके ज़्यादातर नाटक विदेशों में ही दर्शाए गए हैं और इटली उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन है। द इटालियन सिटीज ऑफ रोम, वेनिस, पेडुआ, वेरोना, मेंटुआ, मिलान ऑल मेक अपीयरेंसेज इन शेक्सपियर्स प्लेस सच एज द टेम्पेस्ट, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, मच एडो अबाउट नथिंग, जूलियस सीजर एंड रोमियो एंड जूलियट। शेक्सपियर के ज़्यादातर नाटकों में इटली के शहर जैसे कि रोम, वेनिस, पेडुआ, वेरोना, मेंटुआ, मिलान ये सभी हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग नाटकों में। तो इटली उसकी फेवरेट डेस्टिनेशन है जहाँ पे वो अक्सर अपने नाटकों को फिल्माते हैं या उनकी सेटिंग सेट करते हैं। कहानी की बात करें, हम नाटक की कहानी की बात करें तो स्टोरी में क्या होता है देखते हैं। बेसिनियो, a young Venetian of noble rank, wishes to woo the beautiful and wealthy heirs of Portia of Belmont। तो बेसिनियो नाम का एक व्यक्ति है और नोबल रैंक है उसकी, अच्छा व्यक्ति है। वो एक सुंदर और वेल्दी राजकुमारी पोर्सिया बेलमंट की जो राजकुमारी है उससे शादी करना चाहता है। Having squandered his estate, Besenio approaches his friend Antonio, a wealthy merchant of Venice and a kind and generous person who has previously and repeatedly bailed him out for 3,000 ducats needed to subsidize his expenditure as a suitor। अब उसकी बेसेनियो को पोर्सिया से शादी करने के लिए जाना है, उसके पास पैसे की कमी है, तो वो एक शूटर के तौर पे वहाँ जाए तो उसको लगभग 3,000 ड्यूकेट्स की ज़रूरत है। उसके पास पैसे नहीं है, बेसेनियो के पास पैसे नहीं है, तो वो अपने दोस्त एंटोनियो के पास पहुँचता है जो कि एक अमीर मर्चेंट है वेनिस में, एक पैसे वाला व्यापारी है वेनिस में, और पैसे वाला होने के साथ साथ वो काइंड एंड जेनरस व्यक्ति है, उदार स्वभाव का दया वाला व्यक्ति है। उसके पास वो पहुंच जाता है। एंटोनियो एग्रीज बट सिंस ही इज कैश पुअर, his ships and merchandises are busy at sea, he promises to cover a bond if Besenio can find a lender। तो वर्तमान स्थिति ये है कि एंटोनियो के पास भी पैसे नहीं हैं, उसने अपने सारे पैसे बिजनेस में लगा दिए और उसकी जो जहाज़ है वो इस समय समुद्र में है। तो समुद्र से जहाज़ जब सामान लेके आएगी, गुड्स लेके आएगी, तो उसके पास पैसे आएंगे। तो उसने कहा कि वर्तमान में मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो तुम्हें पैसे उधार दे सके, तो मैं तुम्हारा गारंटर बन जाऊंगा और तुम्हें पैसे दिला दूंगा, और जब मेरे पैसे मेरी जहाज़ वापस लौट करके आएंगी तो मैं उसको पैसे लौटा दूंगा और तुम मुझे पैसे वापस दे देना। सो बेसेनियो टर्न्स टू द जोविस मनी लेंडर साइलोक। तो बेसेनियो इस तरीके से जब पैसे की ज़रूरत होती है
तो ज्यूविश मनी लेंडर साइलोक के पास पहुंच जाता है और साइलोक से पैसे मांगता है। देखिए अब एंटोनियो, इस पिक्चर में आप देखिए एंटोनियो एक मर्चेंट है, बेसेनियो उसका दोस्त है। बेसेनियो पोर्सिया से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। अब उसका स्वयंवर हो रहा है तो वहाँ पे वो जाना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसको 3000 ड्यूकेट्स की ज़रूरत है। अब पैसे उसके पास है नहीं, वो एंटोनियो के पास आता है। एंटोनियो भी वर्तमान में पैसों से थोड़ा सा तंगी चल रहा है, उसके पास भी हाथ में पैसे नहीं है। उसकी जहाज़ समुद्र में है, जहाज़ जब लौटेंगी तब उसके हाथ में पैसे आएंगे। तो एंटोनियो बेसेनियो से बोलता है कि आप किसी से पैसे उधार ले लें और जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं उसको लौटा दूंगा। तो एंटोनियो के कहने पर बेसेनियो एक मनी लेंडर को ढूंढते ढूंढते साइलोक के पास पहुंचता है। साइलोक जो कि एक ज्यूविश है और लोगों को हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसे उधार देता है, ब्याज की दर उसकी काफ़ी हाई है। तो साइलोक के पास पहुंच जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और साइलोक को जाके बोलता है कि एंटोनियो इस लोन का गारंटर होगा तो तुम मुझे पैसे उधार दे दो। देखते हैं आगे क्या होता है, पैसे उधार मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। देखो, साइलोक हूँ हेट्स एंटोनियो, साइलोक एंटोनियो से नफरत करता है। क्यों नफरत करता है? ऑफ हिज एंटी ज्यूडिज्म एंड एंटोनियोस कस्टमरी रिफ्यूजल टू बोरो और लैंड मनी विद इंटरेस्ट। एंटोनियो ब्याज के खिलाफ है। वो साइलोक को बोलता है कि इतनी हाई इंटरेस्ट रेट पे तुम लोगों को पैसे उधार देते हो, वो कतई सही नहीं है, एक गलत बात है। इस वजह से और एंटी ज्यूडिज्म की वजह से एंटोनियो उससे नफरत करता है, साइलोक से। तो साइलोक के पास पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति आया जो एंटोनियो के नाम से पैसा लेना चाह रहा है, एंटोनियो जिसका गारंटर बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इज ए फर्स्ट रिलेटेड एंड साइटिंग एब्यूज ही हैज सफर्ड एट एंटोनियोस हैंड। तो एंटोनियो ने कई बार उसको एब्यूज किया, कई बार उसको भला बुरा कहा, बट फाइनली एग्रीज टू लैंड एंटोनियो द सम विदाउट इंटरेस्ट अपॉन द कंडीशन दैट इफ एंटोनियो इज अनेबल टू रीपे इट एज द स्पेसिफाइड डेट ही मे टेक ए पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लेश। देखो, यहाँ पे एंटोनियो ने साइलोक के साथ में, जैसा कि यहाँ पे बताया गया, बुरा बर्ताव किया, बावजूद उसके साइलोक उसको पैसे देने के लिए एग्री हो गया, वो भी बिना ब्याज के। लेकिन उसने एक शर्त रख दी कि अगर स्पेसिफाइड टाइम पे वो पैसे नहीं लौटा पाया तो वह उसके शरीर से 1 पाउंड फ्लेश, मांस का निकाल लेगा, 1 पाउंड मांस निकाल लेगा। तो ये एक जो शर्त थी, बहुत ही कठिन शर्त थी कि ब्याज नहीं चाहिए, लेकिन अगर समय पे पैसा नहीं दे पाया तो उसको अपने शरीर से 1 पाउंड फ्लेश की देनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही कठिन शर्त थी जिसको मानने के लिए बेसेनियो एग्री नहीं होता है। देखते हैं क्या होता है। बेसेनियो डज नॉट वांट एंटोनियो टू एक्सेप्ट सच ए रिस्की कंडीशन। बेसेनियो नहीं चाहता था कि एंटोनियो ऐसी खतरनाक कंडीशन को स्वीकार करे। एंटोनियो इज सरप्राइज्ड बाय व्हाट ही सीज एज द मनी लेंडर्स जेनरसिटी। नो यूसेंस इंटरेस्ट इज आस्क्ड फॉर। दूसरी तरफ एंटोनियो को सरप्राइज ये हो रहा है कि साइलोक कैसे बिना ब्याज के मुझे पैसे देने के लिए तैयार हो गया। तो सारी बातें होती हैं और एंटोनियो बेसेनियो की बात को नज़रअंदाज करते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है और दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड साइन हो जाता है। उस बॉन्ड में वो एक कंडीशन लिखते हैं कि 3000 ड्यूकेट्स उधार ले रहा है और अगर वो निश्चित समय पे नहीं लौटाया तो उसको ब्याज नहीं देना है, बल्कि अपने शरीर से 1 पाउंड फ्लेश देना पड़ेगा, 1 पाउंड मांस का उसको निकाल करके देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बेसेनियो, एंटोनियो और साइलोक, यहाँ पे इस दूसरी स्टोरी में जहाँ पे हम स्टोरी कंटिन्यू कर रहे हैं, 3 मेन कैरेक्टर्स की यहाँ पे बात हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमिकल एलिमेंट्स भी इस स्टोरी में हमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब प्लॉट है, वो सब प्लॉट जहाँ पे हम बात करते हैं पोर्सिया की। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आप खुद अपने से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मीनवाइल इन बेलमोंट, पोर्सिया इज अवॉस विद शूटर्स। हर फादर लेफ्ट अ विल स्टिपुलेटिंग each of her suitors must choose correctly from one of the 3 caskets, one each of gold, silver and lead.
तो यहाँ पे कैस्केट वाला एक सब प्लॉट है जिसमें 3 कैस्केट है, एक गोल्ड की बनी हुई कैस्केट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड कैस्केट है, एक सिल्वर कैस्केट है और एक लेड कैस्केट है। ठीक है, तो इसमें जो सही कैस्केट को चुनेगा, जो सही बॉक्स को चुनेगा, वही पोर्शिया से शादी करेगा, ऐसा उसके पिताजी ने एक विल या विल कहेंगे हिंदी में उसको बोलेंगे तो इच्छा या जो भी है, उसकी अपनी इच्छा थी, उसके पिता की इच्छा थी कि उसकी बेटी की शादी उसी व्यक्ति से होगी जो इन तीनों बॉक्स में से सही बॉक्स को चुनेगा। बॉक्स के अंदर क्या है वो हम आगे देखते हैं। द फर्स्ट शूटर, द प्रिंस ऑफ मोरक्को, चूजेज द गोल्ड कास्केट, इंटरप्रेटिंग इट्स स्लोगन, हु चूजेज मी सेल गेंट व्हाट मैनी मैन डिजायर एज रेफरिंग टू पोर्शिया। अब जो गोल्ड कैस्केट था उस पर लिखा हुआ था कि मुझे चुनने वाला उस चीज़ को पाएगा जिसकी इच्छा कई लोग करते हैं। उसको लगा, जो शूटर था प्रिंस ऑफ मोरक्को, उसको लगा कि ये रेफरेंस यहाँ पर पोर्शिया के लिए है, तो उसने इस कैस्केट को चुना। तो इसमें हाँ, मैं आपको बता दूं कि इन 3 जो बॉक्स हैं, किसी एक बॉक्स में पोर्शिया का पोर्ट्रेट है, उसकी फ़ोटो है। तो पोर्ट्रेट वाला जो बॉक्स चुनेगा उसको पोर्शिया से शादी करनी होगी, वो उसको शादी के लिए मिलेगी। लेकिन प्रिंस ऑफ मोरक्को ने गलत कैस्केट चुन लिया, और इसकी कंडीशन एक और थी कि जो व्यक्ति गलत कास्केट को चुनेगा, गलत बॉक्स को चुनेगा, वो जीवन में कभी भी शादी नहीं कर पाएगा। तो एक कॉमिकल एलिमेंट है यहाँ पे, एक व्यक्ति जिसको जीवन में गलत कैस्केट चुनने पे दोबारा शादी करने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा उस विल में था, ऐसा एक कंडीशन थी स्वयंवर की। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को के साथ में बड़ी मजाकिया बात हुई, उन्होंने गोल्ड कैस्केट गोल्ड बॉक्स को चुना और उसमें उस फोटो को नहीं मिल पाई उसको, तो वो जीवन भर अनमेरिड रहेगा, ऐसा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे निर्धारित किया गया। दूसरा, द सेकंड शूटर द कंसिडर्ड प्रिंस ऑफ एरगेन का प्रिंस था यहाँ पे, चूजेज द सिल्वर कैस्केट विच प्रोक्लेम्स हु चूजेज मी शेल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स इमेजिनिंग हिमसेल्फ टू बी फुल ऑफ मेरिट। अब जो एरेगोन का जो राजा था, राजकुमार था, उसको ऐसे लगा कि मैं बहुत ही गुणवान व्यक्ति हूँ, तो उसने जो सिल्वर कास्केट, जो चांदी का जो बॉक्स था, उस पर लिखा हुआ था कि मुझे चुनने वाला वह पाएगा जिसके लिए वो हकदार है। मीन्स वो खुद को बहुत ही मेरिटियस समझता था, बहुत ही गुणवान व्यक्ति समझता था, तो उसको लगता था कि पोर्शिया उसकी योग्य है या वो उसके पोर्शिया की योग्य है। तो उसने उसको अपने अकॉर्डिंग रेफ़र कर लिया, अपने अकॉर्डिंग सोच लिया, और उसने चांदी का कास्केट चुना, और उसको भी पोर्शिया का पोर्ट्रेट नहीं मिला। तो अकॉर्डिंग टू विल के अकॉर्डिंग वो भी अब जीवन में कभी शादी नहीं करेगा। तो ये एक कॉमिकल एलिमेंट हमें इस कास्केट एपिसोड के द्वारा देखने को मिलता है, और दोनों ही एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ चले जाते हैं वहाँ से। अब आगे स्टोरी क्या होती है हम देखते हैं। इसमें ट्रेजिक एलिमेंट भी देखने को हमें मिलते हैं। ट्रेजिक एलिमेंट की अगर हम बात करें तो क्या होता है, आप देखिए। एट वेनिस एंटोनियोस शिप्स आर रिपोर्टेड लॉस्ट एट सी। वेनिस में जानकारी मिलती है कि एंटोनियो की जो जहाज़ पानी में थी, वो जहाज़ खो गई है। दिस लीव्स हिम अनेबल टू सेटिस्फाई द बॉन्ड। अब जब ऐसा होता है तो उसको लगता है कि बिना पैसे मैं कैसे पैसे उस साइलोक से लिए हुए पैसे उधार वापस दे पाऊंगा, बड़ा निराश हो जाता है। साइलोक इज इवन मोर डिटरमाइंड टू एग्जैक्ट रिवेंज फ्रॉम क्रिश्चियन आफ्टर हिज डॉटर जेसिका हैड फ्लेड हिम होम and eloped with the Christian Lorenzo, taking a substantial amount of Shylock's wealth and with her, as well as a prized turquoise ring which was a gift to Shylock from his late wife Leigh। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जब हम कास्केट प्लॉट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम स्वयंवर की बात कर रहे थे पोर्शिया की, उसी दौरान लोरेंजो जो कि एंटोनियो और बेसोनियो का दोस्त है, वो शाइलोक की बेटी को भगा करके ले जाता है अपने साथ में, जेसिका को। जेसिका उसके साथ में भाग जाती है। अब चूंकि शाइलोक को मौका मिल गया एंटोनियो की
जो जहाज़ है वो पानी में कहीं खो गई है तो पैसे लौटाने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में शाइलॉक ने पूरा निश्चय कर लिया कि मैं अपना बदला उससे लूँगा। बदला किस बात का? एक तो एक क्रिश्चियन उसकी बेटी को भगा के ले गया, दूसरा एंटोनियो भी उसको हमेशा भला बुरा कहता रहा, तो वो डिटरमाइंड हो गया, उसने पूरा निश्चय कर लिया कि वो शाइलॉक पैसा नहीं देने पे उसकी बॉडी से फ्लैश का पार्ट निकालेगा, उसकी बॉडी से मांस निकालेगा। इस बात को लेकर वो डिटरमाइंड है। शाइलॉक हैज एंटोनियो brought before court demanding that he be paid not with money but with the pound of flesh। तो शाइलॉक जो है एंटोनियो को कोर्ट में ले आया और कोर्ट में जज के सामने आके बोला कि शर्त के अनुसार इसने मेरे को पैसे नहीं दिए, इसलिए मुझे इसके शरीर से a pound of flesh लेना। अल्टीमेटली वो चाहता था कि एंटोनियो की डेथ हो। अब किसी के शरीर से अगर हम आधा किलो या 1 पाउंड फ्लैश निकाल लेंगे, मांस का टुकड़ा निकाल लेंगे, तो स्वाभाविक रूप से उसकी मृत्यु निश्चित है। सो एंटोनियो एग्रीड अपॉन टू बी कट फ्रॉम हिज लिविंग बॉडी। एंटोनियो इस बात से सहमत हो गया कि ठीक है, मैं शर्त के अकॉर्डिंग हार गया, तो मुझे मेरी शरीर से 1 फ्लैश पाउंड देने का मेरा जो वादा था मैं उसको पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। अब शाइलॉक खुश हो गया कि वो जो सोच रहा था वैसा ही हो रहा है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एंट्री होती है पोर्सिया की। पोर्सिया बहुत ही इंटेलिजेंट लेडी है। वो यहाँ पे डिस्गाइज मतलब भेष बदल करके एक व्यक्ति के रूप में, एक वकील के रूप में पहुँच जाती है। देखिए क्या होता है स्टोरी में। एज द कोर्ट ग्रांट शाइलॉक हिज बॉन्ड एंड एंटोनियो प्रिपेयर्स फॉर शाइलॉक्स नाइफ, पोर्सिया डेफली अप्रोचेस शाइलॉक्स आर्ग्यूमेंट फॉर ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे जब शाइलॉक तैयार हो गया अपना चाकू लेकर के एंटोनियो के शरीर से आधा किलो या 1 पाउंड फ्लैश निकालने के लिए, उसी समय एक बहरूपिया का रूप लेकर के वहाँ पे पहुँच जाती है पोर्सिया, और वो अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से इस दरबार में अलग अलग सवाल शाइलॉक से और बाकी लोगों से पूछती है। शी सेज दैट द कॉन्ट्रैक्ट अलाउज शाइलॉक टू रिमूव ओनली द फ्लैश नॉट द ब्लड ऑफ एंटोनियो। उसने कहा कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग शाइलॉक एंटोनियो के शरीर से सिर्फ 1 पाउंड फ्लैश या मांस निकाल सकता है, लेकिन खून नहीं आना चाहिए उसकी बॉडी से, ब्लड नहीं आना चाहिए। ऐसा इसमें बॉन्ड में लिखा है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उसकी बॉडी से ब्लड भी निकलेगा। अगर ब्लड की 1 बूंद भी आई तो उसके लिए जिम्मेदार होगा शाइलॉक। सो thus if Shylock were to shed any drop of Antonio's blood, his lands and goods would be forfeited under the Venetian laws। और वियतनाम के लॉज के अनुसार अगर उसकी बॉडी से, एंटोनियो की बॉडी से 1 बूंद भी ब्लड की निकली तो उसकी पूरी ज़मीन और उसका पूरी जायदाद वो जो है कब्जा कर ली जाएगी। वो शाइलॉक के पास में कुछ भी नहीं रहेगा। शी टेल्स हिम दैट ही मस्ट कट प्रिसाइसली 1 पाउंड ऑफ फ्लैश। तो बड़े ध्यान से उसको 1 पाउंड फ्लैश उसकी बॉडी से निकालना है। नो मोर नो लेस, 1 पाउंड से ज़्यादा भी नहीं हो सकता, 1 पाउंड से कम भी नहीं हो सकता। शी एडवाइजेज हिम दैट इफ द स्केल डू टर्न बट इन द एस्टिमेशन ऑफ अ हेयर thou diest and all thy goods are confiscate। उसने कहा कि अगर तुम्हारे स्केल में थोड़ा भी इधर उधर हुआ, 1 पाउंड से कम ज़्यादा ब्लड वो फ्लैश निकला, तो उसके लिए जिम्मेदार तुम होगे और तुम्हें मृत्यु की सज़ा मिलेगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि पोर्सिया ने बड़े दिमाग से, बड़ी बुद्धिमानी से शाइलॉक का जो बॉन्ड था उसको आउटविट किया, उसको एक तरह से नल एंड वॉइड कर दिया। तो शाइलॉक बड़ी परेशानी में पड़ गया। शाइलॉक बाद में आगे चल करके शाइलॉक जो है पैसे को 3000 डुकेट्स के बदले 3000 डुकेट्स लेने के लिए एग्री हो जाता है, लेकिन पोर्सिया मना कर देती है, क्योंकि जब उसको ऐसा ऑफर मिला था तो उसने मना कर दिया था। देखते हैं एक अनईजी मिक्स इस स्टोरी में हमें देखने को मिलता है। Between these two wildly desperate plottings, mixing both high-end comedy and disturbing tragedy, audiences can easily become uncomfortable or confused by what they are supposed to be feeling while watching the play। अब यहाँ पे ये जो नाटक है इसमें 2 अलग अलग प्लॉट है। एक प्लॉट कॉमिकल है, जहाँ पे हम बात करते हैं कि कुछ लोग आते हैं शादी के लिए, गलत कास्केट चुनने पे वो जीवन भर
अनमेरिड रहेंगे, इस तरह की बातें। वो एक कॉमिकल प्लॉट है। साथ ही साथ दूसरे प्लॉट में वो पाउंड ऑफ फ्लेश निकालने की बात कर रहा है, किसी की जान लेने की बात कर रहा है, वो एक ट्रेजिक प्लॉट है। तो दोनों का मिक्सचर बड़ा ही अजीब और अनईजी लोगों को लगा। However, in the hands of masterful director and actors, the two halves of the story complement each other, each one relieving the tensions created by its opposite storyline। और दोनों ही, लेकिन इसकी मास्टरी थी, इसके राइटर की, इसके डायरेक्टर की, इसके एक्टर्स की, उसकी मदद से ये स्टोरी जब मिक्सर की जाती है तो राइटर्स ऑडियंस देखते हैं कि उनके दिमाग का टेंशन लास्ट में ख़त्म हो जाता है। And the characters of Shylock, who for 4 years was seen as an anti-Semitic caricature, is now seen as one of the most complex and sympathetic villains of Shakespeare's Oviar। तो हम देखते हैं कि शेक्सपियर के जो ये इस नाटक में जो विलेन के तौर पे शायलॉक को जो प्रेजेंट किया गया है, तो लोग इसको बहुत ही अलग तौर पे देखते थे, उसको एक विलेन के तौर पे देखते थे। लेकिन अभी वर्तमान दौर में लोग उसको मोस्ट कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी के रूप में देखने लगे, मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिंपैथेटिक विलेन के रूप में उसको देखने लग गए हैं। तो एक अनईजी मिक्सर हम इस स्टोरी में देखने को मिलता है। एक तरफ हम बात करते हैं कॉमिकल एलिमेंट्स की, दूसरी तरफ हम बात करते हैं ट्रेजिक एलिमेंट्स की। तो बहुत ही कॉमिकल और ट्रेजिक एलिमेंट्स को यहाँ पे बहुत ही मास्टरी के साथ में मिक्सअप किया गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। द क्वालिटी ऑफ मर्सी, यहाँ पे मर्सी जो दया की क्वालिटी का भी इसमें जिक्र किया गया है। The Merchant of Venice contains one of the Shakespeare's most powerful speeches called The Quality of Mercy. It's given by Portia, who disguised as a young male lawyer is arguing the case against Shylock। अब इसमें एक बहुत ही फेमस जो स्पीच है द क्वालिटी ऑफ मर्सी, पोर्शिया के द्वारा, जो कि एक लॉयर के तौर पे कोर्ट में प्रेजेंट होती है। वो बोलती है, वो शायलॉक को बोलती है कि तुम इसको माफ़ कर दो, तुम पैसे के बदले पैसे ले लो, पाउंड ऑफ फ्लेश मत लो। उसको बहुत मनाती है, लेकिन शायलॉक जब लास्ट में नहीं मानता है तो उसको दूसरे तरीके से वो डील करती है और अल्टीमेटली शायलॉक को माननी पड़ती है वो बात। लेकिन बाद में पोर्शिया उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर देती है और लास्ट में डिसीजन ये होता है कोर्ट के द्वारा कि शायलॉक को ज्यूज़ के बदले उसको क्रिश्चियन में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अब क्रिश्चियन में कन्वर्ट होने से क्या होगा, उसको ना तो क्रिश्चियन लोग एक्सेप्ट करेंगे, ना ज्यूज़ लोग उसको माफ़ करेंगे। ऐसी स्थिति में उसकी स्थिति बहुत ही बेकार हो जाती है। तो वो उसके लिए एक पनिशमेंट के तौर पे निर्धारण किया जाता है। इट इज़ सेइंग दैट मर्सी लाइक द रेन फॉल्स ऑन एवरीवन नो मैटर व्हाट द पर्सन इज और हैज़ डन, दे आर स्टिल गिवन मर्सी। ऐसा कहा जाता है कि मर्सी जो दया है वो बारिश की तरह होती है, जो बारिश की तरह सब पे गिरती है और सबको एक आनंद की अनुभूति होती है। ये मैटर नहीं करता कि किस व्यक्ति ने क्या किया क्या नहीं किया। मर्सी देने वाला और लेने वाला दोनों के लिए अच्छी बात होती है। देने वाला भी दे करके दया दिखा करके खुश होता है और जिसको दया मिलती है वो तो वैसे ही फलीभूत हो जाता है। किंग्स फियर इट बिकॉज इट डजंट मेक देम बेटर देन एवरीवन एल्स एंड बोथ गॉड एंड ह्यूमंस कैन ऑफर मर्सी। राजा लोग मर्सी को लेकर के डरते हैं क्योंकि उससे उनका कुछ बेटरमेंट होने वाला नहीं है, लेकिन गॉड एंड ह्यूमंस कैन ऑफर मर्सी, भगवान और मानव दोनों ही दया का भाव रख सकते हैं, वो मानवता के लिए अच्छा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से एक कॉमिकल और ट्रेजिक एलिमेंट को यहाँ पे मिक्सअप करके एक बहुत ही शानदार स्टोरी मर्चेंट ऑफ वेनिस के द्वारा प्रेजेंट की गई है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो, ये स्टोरी पसंद आई होगी और इसको हम आगे डिटेल से कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए आप हमारे अगले वीडियोस देखते रहें और फिर हम मिलेंगे आपके लिए मंगल कामनाओं के साथ। मैं सुरेंद्र विदा चाहूँगा। एक बार फिर हम मिलेंगे दोबारा अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।